जी, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या दुनिया हमेशा से ऐसी थी? क्या हमेशा से लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, टिकट कराना पड़ता था? क्या हमेशा से कौमें आपस में लड़ती थीं? क्या दुनिया का स्ट्रक्चर हमेशा से ऐसा था? क्या पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी थी? क्या हम और आपका रिश्ता एक नेशनल सिटीज़न का रिश्ता हमेशा से ऐसा था? तो इसका सादा-सा जवाब है, द सिंपल आंसर ऑफ इज़ दिस नो, जिसको बोलते हैं कि नहीं। तो आइए जानते हैं कि दुनिया कैसी थी। साइंसी एक व्यू के मुताबिक दुनिया की उम्र तो 3.5 अरब साल है। लेकिन जो इंसानी तारीख का हमें सबूत मिलता है, जहाँ पर इंसान ने खाना पीने के लिए खेती बाड़ी की, शिकार किया, पॉलिटिक्स ने जन्म लिया, कल्चरल्स, नॉर्म्स, सोसाइटी, लॉज इन्होंने जन्म लिए, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हम शुरुआत वहाँ से करते हैं। 10,000 साल भी पहले की बात है कि इंसान इस ज़मीन पे, जिसको हम गोला कहते हैं, अगर हम कह सकते हैं, तो इस ज़मीन पर इंसान हंट गैदरर या केव ड्वेलर कहलाता था। हंट गैदरर का मतलब होता है कि वो शिकार खुद करता था और खुद अपना खाना जो है वो हंट करता था। इंसान जानवरों की तरह झुंड में शिकार करते थे और फिर वो मिल बांट के खाते थे। हंट गैदर के कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स असूल नहीं थे जिंदगी गुजारने के लिए, जिस तरह से आजकल की जिंदगी में इंसानों के कॉम्प्लेक्स असूल हैं कि भाई रेड बत्ती पर गाड़ी जो है वो, बाइक जो है वो खड़ी करनी है, या जो है वो इतना सेल्स टैक्स देना है, या 1 पर्सन 1 वोट। ये कोई इतने कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं थी हंट गैदरर की। गारों में रहते थे, उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट थी। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ इंसान की दिमाग का, सोच का, और इंसान ने तरक्की करना स्टार्ट की। लेकिन हर तरक्की के अपने अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो इंसान ने एग्रीकल्चर एज, सेकंड फेज जो है वो एग्रीकल्चर एज की है। एग्रीकल्चर एज में इंसान ने क्या किया? उन्होंने खेती बाड़ी करना स्टार्ट की। उनको पता लगने लगा कि कौन सी फसल खाने के लिए है और कौन सी फसल खाने के लिए नहीं है। लाजमी है ट्रायल एंड एक्सपीरियंसेस। वो ट्रायल करते थे, एरर आता था, एक्सपीरियंसेस होते थे, और फिर जो सही तरीके से उनको गाइड करते थे वो कोई बहुत ही विजडम वाले लोग कहलाते थे। तो डिफरेंस ऑफ क्लास जिसको बोलते हैं तबकाती डिफरेंस, वो भी यहीं से शुरुआत है कि जिसके पास जमीन थी वो ऑनर कहलाया और जिसके जो काम करता था वो लेबर कहलाया। तो मालिक और मजदूर का जो फर्क है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ। पहले शायद वो केव डेवलर में इतना नहीं था। इंसान इंसान है, रुकता नहीं है, वो हमेशा नई चीज की जुस्तजू करता है। तो जिसके पास ज्यादा जमीन का टुकड़ा था वो थोड़े से पावरफुल कहलाए थे, और उन्होंने ही शायद एम्पायर्स की बुनियादें डाली। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो वही करेगा जिसके पास कुछ इख्तियार होगा। तो उस दौर में जो इख्तियार था वो शायद ज्यादा रिसोर्सेस जिसके पास हो उसी को इख्तियार था। अब ज्यादा रिसोर्सेस किसके पास होते हैं? ज्यादा रिसोर्सेस उसके पास थे जिसके पास जो ऑनर ऑफ द लैंड था। ऑनर ऑफ द लैंड जो था वो एम्पायर का मालिक बन गया, जिसे एम्परर कहते हैं। तो एंशिएंट सोसाइटीज का जन्म हुआ। एंशिएंट सोसाइटीज के भी अपने अपने जो है वो तजादात थे उस वक्त के लिहाज से। हमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि एंशिएंट सोसाइटीज में इजिप्ट की एंशिएंट सोसाइटीज आती हैं, मोहनजोदड़ो की, दस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटीज आती हैं। तो हमें उनको उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। मिसाल के तौर पर उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी कायम की जहां पर ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर था, जहां पर शायद रहन सहन के तरीके थे, कुछ ट्रेड करने की कुछ असूल थे। इस तरीके से इंसान ने अपना दिमाग लगाया और इन चीज़ों को इंसान इम्प्रूव करता गया टाइम के साथ, वक्त के साथ। फिर हमें पता चलता है कि इंसान की जो नेचर थी वो थी ग्रीड, लालच। इंसान के अंदर होती है लालच। तो इंसान अपना इख्तियार किसी दूसरे को शेयर नहीं करता करता
ग्रीड डिस्कर्स इसीलिए तो कहते हैं। तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने जो है वो अपनी ताकत जो कि पॉलिटिक्स थी वो अपने पास रखी और उसके पास अपनी ही नस्ल में उसको ट्रांसफर किया, जिसकी बुनियादें हमें पता चलती हैं फ्यूडलिज्म जिसको हम कहते हैं। तो ये काफी अरसे तक फ्यूडल सोसाइटीज रही हैं दुनिया में। आप देख लें रोमन एम्पायर या दूसरे जो है वो आपको एंशिएंट सोसाइटीज, फ्यूडल सोसाइटीज के इर्द गिर्द की कहानी बताते हैं। फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इंसान सोसाइटी को चेंज किया? यूरोप का जो सफर है वो 15वीं सदी तक तो फ्यूडल सोसाइटीज के इर्द गिर्द ही रहा। उसके बाद यूरोप चेंज होने लगा। वहां पर एक ऐसा तबका था जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट, और एक ऐसा तबका था जिसे लोग कहते हैं कैथोलिक। कैथोलिक शायद पुराने रीतो रिवाज से रहना चाहते थे, वो ज्यादा तब्दीली पसंद नहीं थे, चेंज नहीं करना चाहते थे चीजों को। लेकिन उसके बरक्स जो प्रोटेस्टेंट थे वो चाहते थे कि रिफॉर्मेशंस हों, चेंज हो, पॉलिटिक्स के अंदाज चेंज हो, सोसाइटीज के अंदाज चेंज हो, इंसान डिफरेंट तरीके से देखे मुख्तलिफ चीजों को। अब इसकी बुनियाद तो जो डाली है वो बहुत ही ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस दौर के, उन्होंने बुनियाद डाली। हमें पता चलता है कि सोशोलॉजी की स्टार्ट वहां से हुआ है, पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट उसी दौर में पढ़ना शुरू हुआ। 15वीं सदी के बाद पोइट्री ने जो है वो अपनी जड़ें मजबूत की। साइंस हमें पता चलता है कि आइजैक न्यूटन ने जो एक जबरदस्त किस्म की थ्योरी दी जिसने जिसने फिजिक्स की दुनिया को तब्दील कर दिया। ये सारी चीजें साइंटिफिक रेवोल्यूशन अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से इंसान के जहन तो तब्दील हो गए, लेकिन 3 चीजें जरूरी थी। एक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा एटीट्यूड ऑफ माइंड। इसने उस दौर को और ज्यादा जिद्दत बख्शी, और उसी दौर में नेशन स्टेट्स का वजूद भी आया। 1648 में एक ट्रिटी आती है नेम्ड ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रिटी नेशन स्टेट्स की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। नेशन स्टेट्स क्या है? नेशन स्टेट्स कहते हैं कि एक कौम के पास ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर जो सिटीजन्स रहते हैं उनको हम नेशन कहते हैं, और उस नेशन को एक जो मशीनरी गवर्न करती है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और एक कौम दूसरी कौम को के अगर किसी बंदे को जाना हो फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट, एंड देयर आर अदर रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली द मॉडर्न एरा इज बेस्ड ऑन। अब हम ये देखते हैं कि जो मगरबी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड जो इमर्ज हुआ इन टर्म्स ऑफ नेशन स्टेट, वो इतनी बुनियादों पर हुआ जिन कौमों की सेम लैंग्वेजेस थी, उन्होंने एक नेशन स्टेट्स बनाई। एंड स्लोली 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 दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अब हर नेशन स्टेट के पास अपना एक मैकेनिज्म है टू गवर्न ओवर द पीपल। कुछ लोग कुछ ममालिक जो है कंट्रीज, दे गो फॉर द डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और कुछ जो है शायद वो इस चीज को और बेहतर नहीं समझते, वो फिर सेंट्रलाइज सिस्टम को बेहतर समझता है। वी सी द चाइना इज अ डिफरेंट, हैज डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम। अब हम हमें ही देख लें पाकिस्तान को। पाकिस्तान इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, अमेरिका इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो हर कौम ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ी सेटलमेंट की। अब इससे एक बात तो तय है कि हर कौम में डिफरेंसेस हैं, और हर नेशन स्टेट जो है वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करती। तो यही तो मैं कह रहा था कि दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस वक्त की जो दुनिया बेस्ट है उसमें नेशन स्टेट्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और पाकिस्तान के पास अपने इंटरेस्ट हैं, अपने वजूहात हैं जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, और सिमिलरली जो दूसरी नेशंस करना चाह रही हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो अगर मैं अपनी इस बात को मुख्तसर करूं तो ये दुनिया हमेशा से ऐसे नहीं थी। इस दुनिया में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। अगर हम हंट गैदरर की बात करें तो इंसान गार में रहता था और शिकार करता था, फिर एग्रीकल्चर आया, फिर एंशिएंट सोसाइटीज आई, एम्पायर्स, फ्यूडल्स, एंड देन साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आया।
फिर उस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंसान की जो दिमाग था, जो इंसान की सोचने की सलाहियत थी, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग थी, वो बढ़ती चली गई। एंड देन फिर नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट वजूद में आया, फिर पॉलिटिक्स के नए नए जो है वो डायमेंशंस आए। सो आज की दुनिया जिस नहज पर पहुंची है, हो सकता है कि आने वाले 50 सालों में ये उससे और आगे बढ़ चुकी हो, और हम उस दौर के मसाइल उस दौर के हिसाब से हल कर रहे हैं। तो ये मेरी मुख्तसर बात थी। थैंक यू वेरी मच।